नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सम्मान निधि योजना के तहत 8 करोड़ 55 लाख से अधिक किसानों के लिए 17,100 करोड़ रुपए की जारी। प्रति किसान मिलेंगे 2,000 रुपए। कृषि अवसंरचना कोष की भी शुरुआत। रक्षा मंत्रालय ने शुरू की आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाने की पहल। मंत्रालय ने तैयार की 101 रक्षा उपकरणों की सूची। तय समय सीमा के बाद लगेगी इनके आयात पर रोक। शनिवार को प्रदेश में 501 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 9,402, 3,283 एक्टिव केस। और भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ पर उत्तराखंड में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दी गई श्रद्धांजलि। अल्मोड़ा के ऐतिहासिक जेल को राष्ट्रीय स्मारक बनाने का होगा प्रयास। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 8 करोड़ 55 लाख से अधिक कृषक लाभार्थियों को 17,100 करोड़ रुपए की छठी किश्त जारी की। इस योजना के तहत प्रति किसान को 2,000 रुपए की रकम दी जाती है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा की शुरुआत की। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए इस कार्यक्रम में देश भर के लाखों किसान, सहकारी समिति के सदस्य और आम नागरिक शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने खुशी जताई कि पिछले 1.5 साल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा हो चुके हैं। इनमें से 22,000 करोड़ रुपए कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान ही किसानों तक पहुंचाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पर कहा कि इस योजना से किसान अपने स्तर पर गांव में भंडारण की आधुनिक सुविधा बना पाएंगे और किसानों को फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग लगाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की मदद दी जा रही है। आज जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया गया है, इससे किसान अपने स्तर पर भी गांवों में भंडारण की आधुनिक सुविधाएं बना पाएंगे। इस योजना से गांव में किसानों के समूहों को, किसान समितियों को, एफपीओ उनको वेयर हाउस बनाने के लिए, कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए, फूड प्रोसेसिंग के जुड़े उद्योग लगाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की मदद मिलेगी। 1 लाख करोड़ रुपया इस काम को गति देने के लिए बहुत बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत देश के हर जिले में कृषि उद्योग के क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हर जिले में मशहूर उत्पादकों के साथ देश और दुनिया के मार्केट तक पहुंचाने के लिए एक बड़ी योजना बनाई गई है। इसके तहत देश के अलग अलग जिलों में गांव के पास ही कृषि उद्योगों के क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक देश एक मंडी के मिशन को लेकर बीते 7 सालों से काम चल रहा था, वो अब पूरा हो रहा है। पहले ई-नैम टेक्नोलॉजी के तहत एक बड़ी व्यवस्था बनाई गई। अब कानून बनाकर किसानों को मंडी के दायरे से और मंडी के टैक्स के दायरे से मुक्त कर दिया गया। रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की पहल को आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। मंत्रालय ने उन 101 रक्षा उपकरणों की सूची तैयार की है जिनके आयात पर तय समय सीमा के बाद रोक लगाई जाएगी, ताकि भारतीय रक्षा उद्योग को उन वस्तुओं के विनिर्माण का अवसर मिल सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। आयात नहीं करने से भारत की निर्माता कंपनियां अपने डिजाइन और विकास क्षमता के अनुसार रक्षा सामान का निर्माण कर सकेंगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश का रक्षा उद्योग सशस्त्र सेनाओं की जरूरतों की पूर्ति के लिए डीआरडीओ की ओर से डिजाइन और विकसित की गई तकनीक भी अपना सकता है। रक्षा मंत्री का अनुमान है कि अगले 6-7 सालों में घरेलू रक्षा उद्योग को करीब 4 लाख करोड़ रुपए के ठेके दिए जाएंगे। रक्षा सामान के आयात पर साल 2020-24 के दौरान चरणबद्ध रूप से प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य भारतीय रक्षा उद्योग को सशस्त्र सेनाओं की जरूरतों की जानकारी देना है, ताकि वे स्वदेशीकरण के लक्ष्य को हासिल करने की अपनी तैयारी पूरी रखें।
उधम सिंह नगर जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने पूरे जिले में जांच की संख्या बढ़ा दी है। इसके तहत हर रोज लगभग 500 से 700 लोगों की जांच की जा रही है। वर्तमान में जनपद में 514 एक्टिव केस हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सिडकुल क्षेत्र में भी प्रशासन के निर्देश पर 10% सैंपलिंग कराई जा रही है, जबकि शेष सैंपलिंग उद्योग अपने स्तर पर करा रहे हैं। खटीमा, सितारगंज, किच्छा, रुद्रपुर, गदरपुर, बाजपुर और जसपुर और काशीपुर में भी सैंपलिंग चल रही है और जिला अस्पताल में हमारी क्या नाम कहते हैं हमारा 2 नॉट चल रही है। ठीक है। और जहाँ तक अभी है हमारे पास जो हमारा DH में है जिला अस्पताल में जो भर्ती है उसमें हमारे पास अभी 47 हमारे भर्ती है, जिसमें 10 लोग ऑक्सीजन में हैं और सुशीला तिवारी हमारे 22 लोग भर्ती है, जिसमें 2 ICU में 5 ऑक्सीजन। और हमारे यहाँ अभी भी एक्टिव सर्विस मतलब ये है कि आपकी सैंपलिंग 500, 600, 700 तक भी हो रही है। वहीं शनिवार को प्रदेश में 501 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई। राज्य में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 9,402 हो गई है। इनमें से 5,963 मरीज स्वस्थ हो गए हैं, जबकि 3,283 एक्टिव केस हैं। राज्य में रिकवरी रेट करीब 63% है। भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज अल्मोड़ा में ऐतिहासिक जेल के नेहरू वार्ड में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसमें कई स्वतंत्रता सेनानियों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की थी। विधानसभा उपाध्यक्ष ने अल्मोड़ा ऐतिहासिक जेल को राष्ट्रीय स्मारक बनाने और पर्यटन के रूप में विकसित करने की बात कही। तो आने वाले समय में हम सरकार से भी निवेदन करेंगे कि भैया जो हमारा जेल है ऐतिहासिक जेल है और इसको पर्यटक के रूप में हम इसको आगे बढ़ाएं, इसको पर्यटन क्षेत्र के रूप में इसको आगे बढ़ाएं, ताकि देश के लोगों को मालूम चले कि अल्मोड़ा के लोग जेल में ऐतिहासिक जेल में कितने लोगों ने यहाँ शहादत दी थी, कितने लोगों ने इसको यातनाएं सही है। तो ये निश्चित रूप से हमारा जो ऐतिहासिक जेल है इसके लिए आने वाले समय में इसको पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने का हम काम। अल्मोड़ा की यह जेल ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू 2 बार रहे। इसके अलावा कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे, श्रीदेव सुमन, भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, खान अब्दुल गफ्फार खान समेत कई आंदोलनकारी रहे। पंडित नेहरू ने इसी जेल में रहते हुए कई किताबें भी लिखी। ये हमारी बहुत बड़ी ऐतिहासिक धरोहर है और यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर के बहुत सारे नेता इस जेल में बंद रहे, जिस कारण से इसका महत्व है। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान, स्थानीय नेताओं में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, गोविंद बल्लभ पंत, बहुत सारे नेता। यहाँ तक एक नाम मैं बताऊँगा आपको, गोविंद चरमकार का नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ बाहर पढ़ पे। तो छोटे बड़े सारे नेता, और ये केवल नेताओं का जेल नहीं थी, यहाँ से स्वतंत्रता आंदोलन में जागृति हुई। चंपावत जिले में भी अगस्त क्रांति की मशाल जलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी गई। जिले के खेती खान सेनानी पार्क में स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाले पंडित हर्षदेव ओली, पंडित दुर्गादत्त ओली, पूर्णानंद जोशी और दयाराम ओली की मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। अगस्त क्रांति के गवाह बने क्षेत्र के चिरंजीलाल वर्मा बताते हैं कि 9 अगस्त 1942 को पंडित दुर्गादत्त ओली के नेतृत्व में सैकड़ों लोग जमा हुए थे, जिसे देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। यहाँ पर दुर्गादत्त ओली स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वो शहनाद उन्होंने किया। अंग्रेजों भारत छोड़ो और तमाम हुजूम यहाँ पर जमा हो गया। अंग्रेजों के गुमास्तों ने पकड़ा, रगड़ कर उनको आगे ले गए। पीछे से जुलूस चल रहा था, दुर्गादत्त ओली जिंदाबाद, दुर्गादत्त ओली जिंदाबाद। आगे जुलूस चलता रहा और कोड़े खाते रहे हम लोग, और रगड़ करके अंग्रेज के गुमास्ते उनको लोहाघाट की तरफ ले गए। वो अज्ञातवास में रहे और कुछ समय के बाद उनको यहाँ लोहाघाट जेल में डाल दिया गया। देश की आज़ादी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के महान बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए कुछ लोग आज भी हमारे बीच हैं। इनमें से एक हैं आज़ाद हिंद फौज के सिपाही कोटद्वार भाबर के मव्वा कोट निवासी मुरली सिंह रावत। वर्ष 1937 में वे सेना में भर्ती हुए और कुछ समय बाद आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा बन गए। मुरली सिंह रावत बताते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने आज़ाद भारत के लिए जो सपना देखा था वो अब तक पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि देश की संस्कृति को बचाने की जरूरत है। जब हम आज़ाद हिंद फौज में गए
और हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी नेताजी के नेतृत्व में, तो ये सोचा था कि भारत आज़ाद होने पर हमारा देश एक सबके साथ एकता की भावना रखेंगे, जाति भांति उठकर काम करेंगे। स्कूल भी सब बंद हैं, कोई वो देखने वाला नहीं है कि कहाँ विद्यार्थी। अब शिक्षा नीति बनाई है, देखेंगे उसमें क्या परिवर्तन होता है, इसका तो देखा जाएगा। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मुरली सिंह रावत ने देश की रक्षा के लिए सीमाओं पर डटे सैनिकों को सलाम किया। हमारे जवान, वो जवान जो लद्दाख में हैं और वो हम बॉर्डर पे हैं, मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। भगवान उनको लंबी उम्र दिए, देश की सेवा में डटे हैं, उनकी कृपा से आज भारत सोता रहता है। सोशल मीडिया के दौर में फेक न्यूज़ बड़ी चुनौती बन गया है। उत्तराखंड में भी फेक न्यूज़ के कई मामले सामने आ चुके हैं। पिछले दिनों वनाग्नि, कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन को लेकर भी कई तरह की फेक न्यूज़ सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुई थी। समाज पर फेक न्यूज़ के बढ़ते दुष्प्रभाव और इसकी रोकथाम पर चर्चा के लिए देहरादून के पत्र सूचना कार्यालय में वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार में पीआईबी के अपर महानिदेशक नरेंद्र कौशल ने कहा कि सूचना मजबूत लोकतंत्र का आधार है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल हमारे लोकतंत्र की जड़ों पर वार करता है। इसलिए फेक न्यूज़ पर नियंत्रण जरूरी है और समाज को भी इसको लेकर जागरूक होना पड़ेगा। फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भारतीय दंड संहिता में कानून प्रावधान है। वेबिनार में शामिल हुए महानिदेशक अपराध और कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने इसकी जानकारी दी। इसके लीगल फ्रेमवर्क के बारे में भी हमने बात की कि आईपीसी की धारा 505, 153A और 469 उसके तहत फेक न्यूज़ में कार्रवाई हो सकती है। अगर कोई आप फॉर्जरी कर रहे हैं, कोई फोर्स डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली चला रहे हैं तो वो भी इसमें क्राइम है। और अगर आप फेक न्यूज़ के थ्रू हेट्रेड फैला रहे हैं वो भी क्राइम है। और एक आईटी एक्ट की धारा है 66C, उसके तहत अगर आप जो है किसी फेक आईडी से कोई न्यूज़ फैला रहे हैं तो वो भी एक क्राइम है। तो इस तरह की बातों का डिस्कशन हुआ। मेरे विचार से आज की जनता को जागरूक होना पड़ेगा फेक न्यूज़ के अगेंस्ट, और इसके जो इस बिजनेस में जो लोग आ गए हैं फेक न्यूज़ को जो ऑर्गेनाइज ढंग से आयोजित कर रहे हैं उनके विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। आज राज्य के कुछ जिलों में हुई भारी बारिश से जनजीवन पर असर पड़ा है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 6 जिलों पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, देहरादून और पौड़ी में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल में सुबह से ही तेज बारिश शुरू हो गई थी। बारिश से पर्वतीय क्षेत्रों की कई सड़कें बाधित हैं, जिन्हें खोलने की कार्रवाई जारी है। मौसम विभाग ने कल हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी और टिहरी जिले में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सम्मान निधि योजना के तहत 8 करोड़ 55 लाख से अधिक किसानों के लिए 17,100 करोड़ रुपए की जारी। प्रति किसान मिलेंगे 2,000 रुपए। कृषि अवसंरचना कोष की भी शुरुआत। रक्षा मंत्रालय ने शुरू की आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाने की पहल। मंत्रालय ने तैयार की 101 रक्षा उपकरणों की सूची। तय समय सीमा के बाद लगेगी इनके आयात पर रोक। शनिवार को प्रदेश में 501 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 9,402, 3,283 एक्टिव केस। और भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ पर उत्तराखंड में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दी गई श्रद्धांजलि। अल्मोड़ा के ऐतिहासिक जेल को राष्ट्रीय स्मारक बनाने का होगा प्रयास। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।